जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस क्लास 12th और आप सबके लिए होम साइंस से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 3 है। और अभी तक आपने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन PDF क्यूज वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही होता है, ठीक है। अगर आपको आर्ट्स का ऑल PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा, उसके माध्यम से आप पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात 100% याद रखना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर आपका जितना अच्छा सही होगा उतना ही अच्छा आपको बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस अच्छे तरह से किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा से कलर कर पाएंगे और फटाफट कर पाएंगे। इससे आपका प्रैक्टिस बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप क्या कीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिए। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करें। आप सब फटाफट कमेंट करके बताएंगे यस या नो। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा यस या नो। चलिए आपसे रेडी है? यस। हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये कलर बेस्ट होता है। यहाँ पर 1 नंबर में क्या करा है कि प्रसवोत्तर अवधि है। ये जो प्रसवोत्तर अवधि जो होती है वो कितने दिन की होती है? गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, प्रसव के 45 दिनों तक, प्रसव के 6 माह तक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? C 100% राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं। और एक बात फिर से हम आपको बता देते हैं, जैसे हम आपको ज्योग्राफी, होम साइंस नहीं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें हम आपको डिटेल के साथ समझाते हैं। लेकिन आपको होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब सब्जेक्ट में हम आपको डिटेल के साथ नहीं पढ़ा पा रहे, उसके लिए सॉरी, बट हम आपके लिए ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पर क्या करा है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। इसमें कह रहा है कि किसी हार्मोन के कारण कोई पुरुष है, उसमें क्या आता है? पुरुषत्व का गुण आ जाता है। तो वो हार्मोन का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। जो देख रहे हैं वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। याद हो गया ना? ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर में क्या करा है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, 2, 4 या 7। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। चलिए, और बहुत स्टूडेंट बोलते रहते कि सर आप लाइव क्लास लेते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लाइव क्लास कब लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें होम साइंस का सब्जेक्टिव वीडियो देखना है या होम साइंस का ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना है, तो हमें यूट्यूब पे जाएंगे हम सबसे पहले, और यूट्यूब पे सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार होम साइंस ऑब्जेक्टिव या होम साइंस सब्जेक्टिव। उसके बाद मेरा वीडियो आपके सामने फटाफट आ जाएगा। उस वीडियो को देख के आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 4 नंबर में क्या कह रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए। तो ये जो है दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके साथ जो है ना कोई नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। राइट, डी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में क्या कह रहा है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होना चाहिए। गाय का दूध, भैंस का दूध, या माँ का दूध, या शहद। सबसे पहले याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, और उस बच्चे के लिए कौन सा दूध अच्छा होना चाहिए? गाय या भैंस या माँ का। तो आप 100% कहेंगे कि सर ये तो माँ के दूध का ही बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 100% C होगा, ठीक है। याद रखिएगा, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। अब चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में क्या करा कि महिला प्रजनन तंत्र है, महिला प्रजनन तंत्र है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। तो ये भी प्रश्न आपको पता चल गया होगा। ये जो महिला प्रजनन तंत्र जो होता है वो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, ये सही है।
बच्चे को जन्म देता है, ये भी सही है। अंडा उत्पन्न करता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो राइट आंसर क्या होगा वो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न आपको 100% याद भी हो गया होगा, राइट, याद हो गया ना। चलिए अब आपके सामने 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में, जैसे शुरुआती दिन जो होता है उसमें बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। बच्चे को गर्म रखना, या गर्म नाल की देखभाल, या सिर्फ माँ का दूध देना, या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें बताइए 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें भी आपने बहुत ही अच्छा लगाया है, सोच समझ के, बहुत अच्छे। डी वाले का राइट आंसर है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। आप सब कमेंट करें, और कमेंट अच्छा लग रहा है मुझे भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 8 नंबर में देखिएगा कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की क्रिया, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन कहते हैं, प्रस्व सभी कहते हैं, भ्रूण, या इनमें से सभी। तो 8 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, याद रखिएगा। अब चलिए 9 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है। जो बच्चे हैं नवजात कर समझते हैं कि जो छोटा मोटा बालक होता है वह 24 घंटे में कितना देर सोता है, 9 से 10 घंटे, 11 से 15 घंटे, या 16 से 18 घंटे, या 20 से 22 घंटे। तो ये भी प्रश्न आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि इजी है ही, ठीक है। तो वो जो बच्चे होते हैं 16 से 18 घंटे सोते हैं 24 घंटे में, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा आपको तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप एक लाइक कर देते थोड़ा सा मोटिवेशन हम सबको हो जाता है कि हाँ बच्चे बहुत ही सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो हम सबको और वीडियो बनाना चाहिए। तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर देंगे। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है, सिर्फ हम सबको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे के लिए वीडियो और बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर में देखिएगा कि एडस कैसे फैलता है। एडस जो है वो कैसे फैलता है, हाथ मिलाने से, साथ 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 खेलने से, या संक्रमित सुइयों से, या जल भर भोजन से। तो इसमें बताइए क्या हो सकता है। फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल आप सबका जो आ रहा है सी आ रहा है, ठीक है। सी वाले का राइट आंसर होगा। अब 11 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। आपको पता है, अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे ये प्रश्न आपको आया होगा, या आपको बायोलॉजी से आया होगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो यकृत है। कौन है, यकृत है, जिसकी करीब वजन जो होती है, शायद आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, अगर पता होगा तो। 12 नंबर देखिएगा कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है, उससे पीने से हमें कौन सा रोग हो सकता है। पीलिया हो सकता है, या क्षय रोग हो सकता है, या मधुमेह, या मलेरिया। तो इसमें बताइए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ये जो होती है पीलिया होती है। कौन सी बीमारी होती है, पीलिया। ये भी आप याद रखेंगे। कोई दूषित पानी, जैसे कोई गंदा पानी कर सकते हैं, वो पानी हम अगर पियेंगे तो उससे हमें क्या हो सकती है, पीलिया हो सकती है। यह एक प्रकार की बीमारी है, समझिए। अब 13 नंबर में देखिएगा कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। आर्थिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, सामाजिक अक्षमता। तो बालकों की विशिष्ट प्रकार नहीं है, तो वो जो है आर्थिक अक्षमता, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा है जैसे, तभी भी फिर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 नंबर में देखिएगा कि संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं। पता है इसमें क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। अब चलिए 15 नंबर में देखते हैं कि कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए। कूड़ेदान समझते हैं ना, कि जहाँ पर कचरा वगैरह धराया जाता है वहाँ पर हमें कौन सा छिड़काव करना चाहिए। तो नमक का, चीनी का, या DTP का, या गोबर का। तो समझिएगा, देखिए कोई कूड़ेदान वहाँ पर गोबर तो 100% नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर नमक नहीं हो सकता, नमक का क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। और चीनी धरेंगे तो और फैलना स्टार्ट होगा, और चींटी वगैरह सब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होना चाहिए DTP, ये कोई छिड़काव उड़काव होगा वो हो सकता है, राइट। तो इसका राइट आंसर सी होगा 100%। चलिए अब यहाँ पर 16 नंबर देखिएगा कि रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या 6। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, फटाफट बता दीजिएगा। 16 का बहुत अच्छे, गजब, आप सबका कमेंट आ रहा है 2 होता है। कितने होते हैं, 2 होते हैं।
अब चलिए आपके सामने 17 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। मतलब कि जो स्त्री के दूध, मतलब दूध कह सकते हैं, को कहते हैं दुग्ध स्राव को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम आहार कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, माँ का दूध कहते हैं, पोषक आहार कहते हैं। तो 17 का क्या होगा, तो इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। तो बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या करा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, शिशुवावस्था या बालावस्था या प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, वो आपका है बालावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर 19 नंबर में कह रहा है कि कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चे की विशेष अवस्था को कौन कौन सी है, विशेषता की कौन कौन सी है। तो इसमें बताइएगा प्राकृतिक चिकित्सा या शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं या इनमें से सभी। तो इसके बारे में बताइए। तो इसमें फिर से हम पढ़ते हैं, लुप्त अंग वाले बच्चे की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। मतलब कि जैसे मान सकते हैं कोई बच्चा है और उसका गोर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ है, तो उसके लिए कौन कौन सी आवश्यकता हो सकती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा, ये फर्स्ट नंबर में होना चाहिए। शारीरिक आवश्यकता, जैसे उसे शरीर की ज़रूरत है। शैक्षणिक आवश्यकता, ये भी आपकी ज़रूरत है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर या 20 नंबर देखिएगा कि शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त अव्यवस्था कौन सी है। तो इसमें बताइए बड़े भाई बहन से, संबंधियों पड़ोसियों से, के क्रेच डेकेरे केंद्र से, या इनमें से सभी। तो इसमें भी 20 का जो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये भी डी होगा, याद रखिएगा। अब चलिए 21 नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तेजक जिंद दिल रोमांचक का प्रतीक है। तो इसमें हरा, पीला, लाल या बैंगनी, हमेशा याद रखिएगा। ये जो आपको याद रखना चाहिए, आपका लाल बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, रोमांचक इसका प्रतीक है लाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ 22 नंबर देखिएगा कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की वैकल्पिक देख, मतलब कि इसकी वैकल्पिक देख रेख हो सकती है माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, इनमें से सभी। तो इसमें बताना चाहिए आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे तरह से समझिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कोई बच्चा है और उसके वैकल्पिक, मतलब कि वैकल्पिक उसके माता पिता नहीं है, तो इसकी आवश्यकता हो सकती है। तो किस देख रेख की आवश्यकता हो सकती है, किसके बिना। सॉरी, इसका प्रश्न फिर से हम उल्टा पढ़ दिए। देखिए बच्चा है और उसके, मतलब कि जिसके माता पिता नहीं होने पर, वैकल्पिक रेख यही होता है कि इसके माता पिता नहीं रहेंगे तब उसकी देखभाल दूसरा कोई कर सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर में कि ICDS का मुख्य लक्षण है। क्या करें, ICDS का मुख्य लक्षण है। तो क्या है, तो इसमें जो होता है माता पिता का, बच्चे व महिलाएं का, कर्मचारी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बता दीजिए। तो इसमें दोनों का हो सकता है, बच्चे और महिलाएं का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी होना चाहिए, याद रख लीजिएगा, और ये सी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर में क्या करें कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, या इनमें से सभी है। तो इसमें बता दीजिए। तो देखिए क्या करें कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें के सभी होगा, क्योंकि प्रोटीन को भी देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 25 नंबर में क्या करें कि बच्चे में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है या होता है, ये बताइए। दर्द होता है, बेराई क्या होता है हमको खुद पता नहीं है, पोलियो होता है, अतिसार होता है। तो इसमें बताइए कि 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप सबको पता होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये जो होते हैं रतौंधी, मतलब कि आँख से दिखाई नहीं देता है, वो बीमारी होता है, किसके कारण, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 26 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो ये बता दे। वनस्पति, प्राणिज है, खनिज हो गया, या इनमें से सभी। तो आपको पता है ना कि जो प्राकृतिक तंतु जो है वो खनिज है, याद रखिएगा। सॉरी, खनिज नहीं होगा, ये प्राणिज होगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा।
अब चलिए आपके सामने 27 नंबर में कि प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, शक्कर में, मतलब कि जैसे चीनी कर सकते हो उसमें, या घी में, या तेल में, या दाल में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है मेरे दोस्त, वो आपको दाल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दाल अगर आप सुबह सुबह नहीं तो 10 से 11 बजे के जब खाना खाते हैं, मतलब उस टाइम अगर आप एक गिलास एक्स्ट्रा दाल दाल पी जाते हैं तो आपके लिए शरीर में और धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर में क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। 28 नंबर में कि गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, मतलब कि गर्भ अवस्था में जरूरत होती है तो रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो थायमीन या लौह तत्व, नियासिन या क्लोराई। तो इसमें बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, किस लिए, प्राथमिक है या द्वितीय है या तृतीय है, या इनमें से कोई नहीं। पोषण का मतलब हो गया कि भोजन वगैरह जो है वह मानव के लिए सबसे प्रथम पे है, या दूसरे नंबर पे है, या तीसरे नंबर पे है। तो आप जानते हैं कि खाना के बिना हम सब जीवित नहीं रह सकते, मतलब भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये प्रथम है। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 30 नंबर में क्या कह रहा है कि दूध सबसे अच्छा होता है। दूध सबसे अच्छा होता है किसका, कैल्शियम का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें बता दीजिए। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम का होगा। ठीक है, अब याद रख लीजिएगा। 31 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 31 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा कि पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में, 5, 6, 7 या 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, इसमें जो है 4 भागों में बांटा गया है टोटल। ठीक है, पारिवारिक जीवन को। अब यहाँ पर बात करते हैं 32 नंबर में कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, 0 से 6 महीने, या किशोरावस्था, वृद्धावस्था, रोग की अवस्था। तो इसमें बताइए 32 नंबर का जो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका किशोरावस्था होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 33 नंबर में कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, क्या करिए, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है मौसम पर, सही बात है, मौसम पर, खान पान की आदतों पर, क्रियात्मक पर, या इनमें सभी। सही बताता है कि जितना अच्छा मौसम रहेगा, जैसे गर्मी का मौसम हो गया उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। खान पान की आदत अगर आज अच्छा है तो उस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, इसमें सही है। ठीक है, अब बताते हैं 34 नंबर में कि निम्न में से कौन सही नहीं है। निम्न में से कौन सही नहीं है, तो इसमें बताइएगा। तो इसमें जब मल मूत्र पानी में घुलनशील होता है, क्या करें, जल भोजन को संतुलित करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, मल मूत्र पानी में अघुलनशील होता है। तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मल मूत्र जो होता है ना पानी में ही मिलके हो जाता है। तो आपका राइट आंसर घुलनशील होना चाहिए, अघुलनशील दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, ये आपके 35 लास्ट प्रश्न है कि नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है, तो ये जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाटर वर्क्स हो जाना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और अभी आपको बता देते हैं, अगर आपको सेट 4 चाहिए मेरे दोस्त तो कमेंट करके ज़रूर लाइएगा, बोलिएगा। और आप सबके सपोर्ट पे ही पूरा लाया जाता है। और अभी तक आपने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं देते, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आर्ट्स का ऑल पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है, और आपको कुछ चार्ज लगा लीजिए और अच्छा खासा आप तैयारी कर लीजिएगा। मान लीजिए थोड़ा सा पैसा ही लगा के अगर आप अच्छा खासा नंबर ले आते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं सेट 4 में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।